हेलो गाइस, वेलकम टू 11th क्लास एंड ये पहली वीडियो है इसकी चैप्टर नंबर 1 की। और ऐसे जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो हो, मंडे टू फ्राइडे आपको एक एक वीडियो मिलेगी और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, उसमें आप अपना बैकअप कर सकते हो कि आप किस तरह से टैकल कर पाओगे अपने सिलेबस को। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले आप एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, इस पे अंडरलाइन कर लो। केमिस्ट्री की डेफिनेशन: केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो मैटर के बारे में पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिटेल स्टडी है, प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन है, ठीक है, इसे हम केमिस्ट्री कहेंगे। और इसके बाद जल्दी से अंडरलाइन करेंगे हम कि केमिस्ट्री हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एल्कलाई यानी बेस होते हैं, एसिड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, डाइज जो कलर करवाते हैं हम कपड़ों में। ठीक है, जैसे चुन्नियाँ होती हैं उसमें कलर जो करवाते हैं। और पॉलीमर पॉलीमर हो गए, ड्रग्स, ड्रग्स में दवाइयाँ भी आती हैं, और नारकोटिक, नॉन नारकोटिक दोनों ड्रग्स आएंगे। सॉप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, मेटल्स, अलॉय, अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव वेरिएंट वेराइटीज़ ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हो गए। उसके अलावा इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग जैसे सिस्प्लेटिन है, ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, और सिस्प्लेटिन और टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। एंड AZT जिसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन, यूज्ड इन हेल्पिंग एड्स। ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि AZT एग्जाम में आ चुका है। व्हाट डज AZT स्टैंड फॉर, इस तरीके से इन्होंने पूछा था, तो ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हमें इस जो इसका जो सेकंड आपका पेज है, इसमें मैं पेज से ज़्यादा पहले क्लियर कर लूँ कि मैं आपको टॉपिक बोलूँगा कि ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम केमिस्ट्री की कुछ एलिमेंट हैं और उस एलिमेंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट को स्टडी करने के बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे। हम मास और एटॉमिक मास से चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे और रेगुलर एनसीईआरटी पे अंडरलाइन करते रहेंगे। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, हम एनसीईआरटी पे रेगुलर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सामने कुछ एलिमेंट हैं, आपको 1 to 30 एलिमेंट आपको लर्न करने हैं, जिसमें 1 से 20 तक तो मास भी आपको लर्न करने होंगे, लेकिन 21 से आगे सिर्फ एटॉमिक नंबर, 21 से 30 तक सिर्फ और सिर्फ क्या, एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना दूंगा कि मेरा नाम जीतू है, और आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या आपका नाम है, क्या आपका गोल है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ उसको अचीव करने में। मैं पिछले 13 से 15 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और अभी जो हमारा जो सिलेबस है, ये जो पहली क्लास है, ये हम जो स्टार्ट करेंगे, और इसमें न तो यहाँ से बाहर कुछ आएगा, इसकी हेल्प करने के बाद हम आपकी जो नीट और आईआईटी मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम उनको करेंगे, ताकि हम एनालाइज कर पाएँ हमने कितना और क्या सीखा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर 1 से। एटॉमिक नंबर 1 जो है वो किसका होता है, हाइड्रोजन, और इसका मास नंबर भी जो होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए सभी एलिमेंट के बारे में उनका क्या क्या एक यूज़ है वो मैं लिखता रहूँगा, और आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो, और अपने जो नोट्स हैं वो रेगुलर बनाते रहना, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। ठीक है, तो जो यूज़ है, सबसे पहले हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं आपके एज ए रॉकेट फ्यूल। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन का। और जो हीलियम है,
हीलियम इसका जो मास नंबर है आप देखोगे कि 1 से लेकर 10 तक जो मास नंबर है वो नियरली डबल है, ठीक है, आपको डबल याद रखने हैं। लेकिन 11 के बाद जो मास नंबर है वो जो ऑड है, ये जो ऑड है इसका डबल करके एक ऐड कर दो, 11 इंटू में 2 22 प्लस 1 23 हो गया, ठीक है। और जो इवन है, इवन में आपको जस्ट डबल करना है, देखो डबल, ऑड है तो ऑड में डबल और एक ऐड कर दो, इवन है तो इसका जस्ट डबल, इसी तरह से ऑड है डबल करके ऐड कर दो और इवन में जस्ट डबल। तो इस तरीके से आप करोगे। ये केस जो है आपका, ये डिफरेंट केस है 35 और 35.5, इसको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे इसका ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और बाकी ये जो अभी हमने लिखे ये मास नंबर है, ठीक है। मास नंबर एक अलग चीज़ होती है और एटॉमिक मास एक अलग चीज़ होती है, ये दोनों सेम नहीं होती। कईयों के दिमाग में चलता है यार जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मास नंबर और जो एटॉमिक मास है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे देखो मास नंबर जो होते हैं, मास नंबर ये जितने भी हैं ये न्यूमरिक फॉर्म में होंगे, यानी ये एक नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, नंबरिक फॉर्म में होंगे, जैसे 2 2 4 3 7 8 9 10 नंबरिक फॉर्म में। लेकिन एटॉमिक मास जो होंगे आपके, वो एटॉमिक मास जो होंगे ये न्यूमरिक फॉर्म में नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका मतलब। देखो जैसे किसी को भी एक को लेते हैं, कार्बन का मास नंबर देखोगे तो आपका 12 होता है। ये देखो कार्बन का मास नंबर कितना है, 12 है, ये इसका मास नंबर है, ठीक है। लेकिन क्या इसका एटॉमिक मास भी 12 होगा? एटॉमिक मास क्या ये भी 12 होगा? नहीं, चेक करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में पेज नंबर 232, जिसकी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी है या फिर अभी एनसीईआरटी में पेज नंबर थोड़े से इधर उधर हुए हैं, तो अपेंडिक्स सेकंड देखना है, ठीक है, अपेंडिक्स सेकंड। इसमें कार्बन को हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये देखो कार्बन का, ये कार्बन है और इस कार्बन में इसका मास नंबर 12.01 ऐसे दे रखा है, 12.01 इस कार्बन का मास नंबर, ठीक है। तो जितने भी ये मास नंबर है आप देख लो, पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग, नंबरिंग फॉर्म में कोई भी नहीं है। जितने भी मास नंबर है सभी 79.91 10.81 208.98, कुछ तो नंबरिंग फॉर्म में भी है, लेकिन सभी के सभी जो हैं वो सभी नंबरिंग फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास है 12.01 और इसका मास नंबर कितना था, 12, इसका 12.01, ठीक है। मास नंबर कभी भी आपके किस में नहीं होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि मास नंबर जो होते हैं ना ये नंबर होते हैं। नंबर कैसे आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से आते हैं। अब प्रोटॉन फ्रैक्शन में थोड़ी ना होगा, हम ये थोड़ी ना कहेंगे इस एलिमेंट के अंदर, जैसे कार्बन है, इस एलिमेंट के अंदर ये एटॉमिक नंबर होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर, इस तरह से लिखते हैं। इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ऐड करेंगे क्या आएगा, 12। ऐसा थोड़ी ना कि कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन के अंदर 5.5 प्रोटॉन है, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तो नंबर है ना प्रोटॉन। तो ऐसी नंबर न्यूट्रॉन जो है वो भी नंबरिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या बनता है हमारा, मास नंबर। लेकिन जो आपका एटॉमिक मास होता है ये हमेशा का हमेशा किस में आएगा, 12.0 समथिंग। कई बार ऐसा होता है लक बाई चांस 12 कई एलिमेंट का नंबरिक फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास हमेशा मोस्टली आप देखोगे कि पॉइंट के बाद समथिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास चीज़ है, इसका बेस्ट तरीका है समझने का, देखोगे तो ये देखो क्लोरीन को देखो, इसका मास कितना है 35 और इसका 35.5 क्या है, ये एटॉमिक मास है, लेकिन मास नंबर क्या है इसका 35। तो देखने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि आपने ये चीज़ देखो, इसको समझने के लिए इसको चेक कर लो। ये देखो एटॉमिक मास यूनिट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। आप नेचर में क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन आपका कुछ जगह पे 35
मास नंबर है इसका। और कुछ जगह पे क्लोरीन ऐसा भी है 37 है, ठीक है। जैसे मार्केट में आप टोमेटो परचेज करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर कुछ टोमेटो होते हैं, उसे हम देसी कहते हैं, और कुछ कहते हैं विदेशी है। दोनों का कलर सेम है, ठीक है ना, लेकिन उसमें कहने का मतलब ये है, कुछ टमाटर छोटे हैं कुछ टमाटर बड़े हैं, तो कहने उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम है, बट उनका साइज़ अलग अलग है। बस ये है कि हमारी अर्थ पर 75% क्लोरीन 35 की फॉर्म में मिलेगा, और हमारी अर्थ पर 25% क्लोरीन 37 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, जिसका मास क्या होता है 37। और 75 पर मोस्टली क्लोरीन जो है हमारा वो 35 की फॉर्म में लिखता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसका क्या निकाल देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है एवरेज एटॉमिक मास निकालना। देखो ये 35 का 75%, ये रहा 35 का 75%, ऐसे प्लस में 37 का 25%, ऐसे, और दोनों को ऐड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा 35.5, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहाँ भी आपने ये दिखा रखा है इन्होंने कि कितनी बार ऐसा होता है। एक तो अपनी एनसीईआरटी जब भी पढ़ो आप अपने साथ ज़रूर रखना, बहुत सिंपल तरीके से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और कम पढ़ के भी बड़े आराम से स्कोर कर पाओगे। केमिस्ट्री में तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। ये देखो, ये है, अब हम कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन पूरे अर्थ पे अगर आप ढूंढोगे ना तो 98.892% कार्बन ऐसा है जो कार्बन 12 की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन कितनी हैरानी है कि कार्बन 13 भी हमारी अर्थ पे है, वो सिर्फ 1.108% है। लेकिन कितनी हैरानी है, कार्बन 14 भी, जिसे हम डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पुराने प्लांट या फिर पुराने किसी एनिमल की एज आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, कार्बन 14 को, ठीक है। तो ये कितना है हमारी अर्थ में, 2 × 10⁻10%। तो अब इसी तरह से परसेंट को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये एवरेज एटॉमिक मास, इस तरीके से निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था। तो आप अंदाज़ा लगा लो, ऐसे ही हर एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह जितने भी एलिमेंट है, वो जैसे इन्होंने बताया था कि मोस्टली तो जितना भी होता है, जैसे 98%, 98.892% ये ओरिजिनल है, लेकिन ये कुछ मैन मेड भी होते हैं, इंसानों ने बनाए हुए होते हैं, इंसानों द्वारा बनाए हुए, इसे मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो कुछ आइसोटोप होते हैं जो इंसान बना देते हैं, तो उनकी भी अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं परसेंटेज तो एवरेज निकालोगे उनका भी, तो आपका एवरेज एग्जैक्टली 12 कभी नहीं आएगा, 12.011 यूनिफाइड इस तरीके से आएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो याद रखना, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ये दोनों सेम नहीं होते, ठीक है ना। एटॉमिक मास कैसे निकलता है, एवरेज से, एवरेज एटॉमिक मास जो मैंने अभी भी निकाल के दिखाया था इसमें, ठीक है ना, ये एवरेज होता है। मास नंबर एवरेज नहीं होता, ये तो नंबरिक फॉर्म में होता है, सिंपल यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, आ गया आपका मास नंबर, ठीक है। तो ओके, तो हीलियम पे आते हैं। हीलियम कहाँ इस्तेमाल होता है, हीलियम डाइविंग एपरेटस में इस्तेमाल होता है, डाइविंग एपरेटस। 12th क्लास में तो इस पे क्वेश्चन भी आएगा, डाइविंग, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो पानी के जहाज होते हैं और वो गोता लगाते हैं, डाइविंग करते हैं, तो पानी के समुद्र की गहराई तक जाते हैं, तो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में वो हीलियम को रख के जाते हैं। नॉर्मल एयर नहीं रख सकते हम, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिलती है, वो एयर नहीं होती, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में स्पेशल हीलियम होती है। क्यों होती है, 12th क्लास में जाओ पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम जो है इसका इस्तेमाल हम एलॉय बनाने के लिए करते हैं। इसका बहुत कमाल के एलॉय बनते हैं। एलॉय जैसे एल्यूमिनियम के साथ इसका एक एलॉय बनाया जाता है जिसको एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो उड़ने वाले जहाज़ हैं,
एरोप्लेन है उनमें उनकी जो बॉडी है उनको एलॉय में एलॉय होता है, उसे ड्यूरेलुमिन कहते हैं। दैट एलॉय इज कॉल्ड ड्यूरेलुमिन, ठीक है ना, उस एलॉय को कहते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से लिथियम, एल्यूमिनियम और एक दो मेटल और होते हैं, उनको मिला के बनाते हैं। ये हल्के होते हैं, लाइट एंड वेरी हार्ड। ठीक है, अगला है बेरिलियम। बेरिलियम का इस्तेमाल जो है हम करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा, इसको एक्सरे में लिख लो, इसका इस्तेमाल हम एक्सरे में करते हैं, एक्सरे विंडो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सरे विंडो में हो गया इसका बेरिलियम का इस्तेमाल। इसके अलावा और भी जो एलिमेंट हैं, कार्बन, बोरोन। बोरोन एक्सट्रीमली हार्ड होने की वजह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, और एक तरह से ये भी लिख लो आप, फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, फर्टिलाइज़र। और स्पेशल में एक और लिखवाऊंगा इसके लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बनते हैं इससे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बनाए जाते हैं इससे। ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स की ये हार्डनेस होती है, बोरोन इज हार्ड। ओके, तो कार्बन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये तो डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, तो ड्राई लुब्रिकेंट में करते हैं। ठीक है ना, ग्रेफाइट और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ड्राई लुब्रिकेंट में भी करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, तो अगला है नाइट्रोजन। इसके तो भाई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, और इससे टी एन टी होता है, ट्राई नाइट्रोटोलविन। ट्राई नाइट्रोटोलविन का जो इस्तेमाल होता है वो बॉम्ब ब्लास्टिंग में होता है। ठीक है ना, आरडीएक्स के साथ टीएनटी मिलाया जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलविन, तो बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र तो है, ये कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारी अर्थ पे कितना है, 78% है ऑक्सीजन, सॉरी 21% है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये तो नॉर्मल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 65% ऑक्सीजन मौजूद होती है, 65% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ओके, और अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन को इस्तेमाल हमारे टूथ पेस्ट भी कह सकते हो, और टूथपेस्ट और जो दांतों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से या फिर कम होने से इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो एक्यूरेट अमाउंट होनी चाहिए आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड की। ठीक है, तो ये दांतों के लिए खास होता है। नियॉन का इस्तेमाल, आपने मैकडी का सिंबल देखा होगा, मैकडी। मैकडी में जो सिंबल होते हैं, इस तरीके से सिंबल होता है मैकडी का, तो इसमें जो लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो वो लाइट जो होती है वो किसकी होती है, नियॉन की होती है। तो ये यहाँ मैं लिखूँगा एडवर्टाइजमेंट लाइट, एडवर्टाइजमेंट लाइट में इस्तेमाल होता है नियॉन का। ठीक है, और आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर किसका, सोडियम। सोडियम का इस्तेमाल भाई नर्व, इसको तो लिख ही दो, नर्व सिग्नल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सोडियम की वजह से होते हैं। और पोटेशियम के लिए भी लिख दो नर्व सिग्नल, ये दोनों तो बहुत ख़ास हैं, नर्व सिग्नल। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बहुत सा इस्तेमाल होगा आपका, क्लोरोफिल, इसके लिए स्पेशल लिखो क्लोरोफिल। जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उन्हें तो पता होगा, क्लोरोफिल प्लांट में मौजूद होता है, और प्लांट में ग्रीन कलर जो पत्तियों का होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम। इसी तरह से क्या कोई बता सकता है, आयरन सेंट्रल एलिमेंट किसका होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आयरन होता है, और क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट होता है कौन सा, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भाई ट्रांसमिशन केबल, ये ट्रांसमिशन केबल में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन केबल में इस्तेमाल होती है। सिलिकन, सिलिकन को तो भाई लिख दो सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर का मतलब है जो हमारे मदरबोर्ड में प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के अंदर, वो सिलिकॉन का बना होता है एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है। फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है भाई तुम्हारी बोन के लिए। अब कहोगे बोन में कहाँ से आ गया यार फॉस्फोरस, ये तो कैल्शियम होता है। भाई बिल्कुल कैल्शियम भी होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं हमारी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है? कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का ट्वाइस, इससे बनी हुई है। तो इसलिए फॉस्फोरस, जो लोग कहते हैं एग के अंदर येलो पोर्शन नहीं खाना चाहिए, तो उस एग के येलो पोर्शन में आपका क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। ठीक है ना। तो आप अगर फैट की वजह से उसको नहीं खाने की सोच रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 4 अंडे खा रहे हो तो उसमें से 2 अंडे के अंदर का येलो पोर्शन आप खा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरस होता है और वो बोन के लिए अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र आपको गार्लिक में मिलेगा, अनियन में मिलेगा। ठीक है। आँखों में जो आंसू आते हैं प्याज काटते समय, वो सल्फ़र की वजह से आते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन तो भाई डिसइनफेक्टेंट, डिसइनफेक्टेंट क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन की गोलियां स्विमिंग पूल में भी डालते हैं ताकि नहाते समय हमारी स्किन पे किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो। और तो क्लोरीन की गोलियां जो गवर्नमेंट पानी सप्लाई आती है उसमें भी क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, क्योंकि ये डिसइनफेक्टेंट होता है। जो जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको फिनिश करता है, डिग्रेड कर देता है, हटा देता है। ठीक है। आर्गन, फिर से लाइट बल्ब, ये लाइट बल्ब में इस्तेमाल होता है आर्गन भी, नियॉन की तरह ही। ठीक है। तो पोटेशियम वही नर्व सिग्नल, कैल्शियम वही बोन के लिए। तो ये 20 के जो 20 हैं, ये तो आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों याद करने हैं। क्लोरीन का मास नंबर होता है 35, लेकिन एटॉमिक मास होता है 35.5, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास, ये दोनों सेम नहीं होते। ठीक है। तो ये 20 हो गए हमारे के। ठीक है। स्टार्टिंग से हाइड्रोजन रॉकेट में इस्तेमाल होता है, हीलियम डाइविंग एपरेटस में इस्तेमाल होता है, लिथियम अलॉय बनाने में इस्तेमाल होता है, बेरिलियम एक्सरे में इस्तेमाल होता है, बोरोन जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, कार्बन है वो डायमंड और ग्रेफाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ड्राई लुब्रिकेंट में भी इस्तेमाल होता है। और डायमंड में कटिंग पर्पज़ के लिए, जो ग्लास होते हैं उसको काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन से TNT बनता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और यह एक RDX के साथ बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल भाई 67% हमारी ह्यूमन बॉडी है वो ऑक्सीजन से बनी हुई है। ठीक है ना। ये थोड़ा अजीब व गरीब लगेगा, सोचेंगे कई बच्चे यार ऑक्सीजन से कैसे बनी हुई है हमारी, वो भी 65%। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि जो आप पानी पीते हो उसके अंदर भी ऑक्सीजन है, जो आप ग्लूकोज खाते हो उसके अंदर भी ऑक्सीजन है। इसीलिए 65% ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? ऑक्सीजन से बनी हुई है। और देखो फ्लोराइड, ये हमारे टूथपेस्ट में होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा कम या ज़्यादा होने से हमारे दांतों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आप चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत पढ़ोगे। ठीक है। नियॉन का इस्तेमाल मैगडी जैसे सिग्नल, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल में होता है। नियन सोडियम नर्व सिग्नल में होगा। ओके। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट होता है। एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन केबल में इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरस बोन के लिए अच्छा होता है। सल्फर गार्लिक और अनियन के अंदर होता है। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है। आर्गन आपके लाइट बल्ब में इस्तेमाल होते हैं। पोटेशियम भी नर्व सिग्नल होता है। और कैल्शियम क्या है? ये बोन के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो एलिमेंट है 21 से लेकर जिंक तक, ये जो एलिमेंट है इसके आपको मास नंबर याद नहीं करने हैं। सिर्फ एक करना चाहो तो आयरन का कर लो, बाकी आपकी 11th के कोर्स में नहीं है। ठीक है। इसको याद करने का पैटर्न जो है वो है सचिन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी, वेरी क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन feel comfortable near company of Zimbabwe। ठीक है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फील कंफर्टेबल नियर कंपनी ऑफ जिम्बाब्वे। कई कहेंगे सर ऑफ कहाँ गया? अच्छा, ऐसे तो यार मैं ये कहूँगा कि बताओ फुल फॉर्म बताओ, NIT की फुल फॉर्म क्या होती है? NIT की
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताइए ऑफ कहाँ गया? तो ऑफ जनरली इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसमें, वैसे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फील कंफर्टेबल नियर कंपनी ऑफ जिम्बाब्वे। ये याद करने का तरीका है, और आपको एटॉमिक नंबर ही याद करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सेकंड चैप्टर में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे, फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना। ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे, फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना। तो दोनों तरीके आसान है, आप किसी को भी याद करो लेकिन कर लो। ये इतना फोकस स्पेशली हो रहा है क्योंकि पूरा सेकंड चैप्टर आपका इसी पे ही है, ठीक है, सारे के सारे यही आएंगे। तो यहाँ तक का हमारा ये पैटर्न होता है ख़त्म। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है ये मास कितनी तरह के होते हैं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास और फॉर्मूला मास। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का मास, जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन का मास बताया तो ये 16 जो लिखा ये आपका एटॉमिक मास है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, AMU। और अब क्या होने लगी, U, पहले होती थी एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, AMU जो होती है एटॉमिक मास यूनिट, जो अब क्या होने लगी, सिर्फ U। U को क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, होती क्या है ये कल की क्लास में अच्छी तरह से समझेंगे कि हम एटॉमिक मास यूनिट को किस तरह से और कितना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल की क्लास जो है, आज तो चलो इंट्रोडक्शन है, कल की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा खास होगी, जहाँ पे हम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास जनरली हम फिलहाल बता दूं मैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो सोडियम का मैं पूछूंगा, तुम कहोगे 23 जो U है। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा आपको क्लोरीन का बताओ तो तुम कहोगे 35, एटॉमिक मास है तो 35.5 U है। याद है ना, एटॉमिक मास, मास नंबर होता तो 35 है, लेकिन एटॉमिक मास है तो 35.5। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक पर्टिकुलर एटम का, अगर मैं कहूँगा हाइड्रोजन का बताओ, आप कहोगे 1 AMU, या फिर कह सकते हो जस्ट U। ठीक है, अच्छा बोरोन का कहूँगा तो आप कहोगे 10U यूनिफाइड। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक पर्टिकुलर एटम के मास को कहते हैं एटॉमिक मास। ओके, आगे चलते हैं। मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास जो है वो मॉलिक्यूल का होता है, जैसे CH4, जैसे CO2, जैसे H2O, ये मॉलिक्यूल है। दो या दो से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, या कंपाउंड भी बोल सकते हो। CH4 में कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू में 4, आंसर आ गया 16U, इसका भी U। ठीक है, इसका देखो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का भी हमने सीखा है कितना, 16 2 2 इंटू 16, तो ये ऐड करोगे 44U। इस तरह से H2 का कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 2। ठीक है, इस तरह से 2 इंटू में हाइड्रोजन का एक होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है तो आंसर आ गया 18U, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका यूनिफाइड में इस तरह से निकालते हैं। और कुछ मैं बोलूँ तो C6H12O6 दिए ग्लूकोज है। ठीक है, C12H22O11 ये सुक्रोज है। ठीक है, C2H5OH ये आपका क्या है, इथेनॉल है। तो सभी का कैसे निकालते हैं, वही तरीका, 6 इंटू में आपका 12 आ जाएगा, 12 इंटू में आपका 1 आ जाएगा, प्लस में 6 इंटू में आपका 32 आ जाएगा। ये बहुत पॉपुलर है, 180 यूनिफाइड, ये आ गया 180 यूनिफाइड। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है भाई। ठीक है, अच्छा इसका देखेंगे तो भाई 12 इंटू में 12, प्लस में 22 इंटू में 1, प्लस में 11 इंटू में वही 16, आंसर इसका 342। ये भी बहुत पॉपुलर है, सुक्रोज कहते हैं इसको, इसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको इथेनॉल कहते हैं। तो ये देखो 2 इंटू में 12, प्लस में 5 इंटू में 1, प्लस में ऑक्सीजन 16 है, और प्लस में ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 24 प्लस में 5 प्लस में
16 और एक की क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 17। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17, 22 को ऐड करेंगे तो ये 46 यूनिफाइड। ठीक है, तो ये मोलिकुलर मास थे। एग्ज़ाम में मोलिकुलर मास निकालने आते हैं, 1 या 2 मार्क्स में दे देंगे आपको और कहेंगे कि मोलिकुलर मास निकाल के दिखाओ, लेकिन इतने आसान नहीं आएंगे जितने आसान आपने ये देख लिए। हर बार मैं आपको जो होमवर्क दूंगा तो वो आपको होमवर्क ईमानदारी से करना है कि क्या आएगा इसका। तो आपको जो इस बार होमवर्क करके करना है और कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में आपको लिखना है कि इसका आंसर ये है। 92 का आंसर निकालना है, 94 का आंसर निकालना है, 95 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो 1 2 3 और इसके अलावा एक 100 का आंसर निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एक्यूरेट दे पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जहाँ भी किसी की पर्टिकुलर मास की प्रॉब्लम आए तो आप अपेंडिक्स सेकंड को चेक कर सकते हो। मैंने बताया था एनसीईआरटी के एंड में दे रखा है, 232 पेज है पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना। अच्छा, ये थोड़ा अजीब सा है, ब्लू विट्रियोल, ये इसे क्या कहते हैं कईयों को पता होगा वैसे। दिस इज़ कॉल्ड CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, बाकी आपको ये होमवर्क करना है 92, 94, 95 एंड 100। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो 92, 94, 95 और 100 ये आपके होमवर्क हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मोलर मास में अब इतने सारे मासेस में इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं बता दूं। इसमें ये फ़र्क है, जैसे CH4 है, आप इसका आंसर निकालोगे तो क्या आया था, 12 प्लस में 1 इंटू में 4, आंसर आया था आपका 16। तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो ग्राम पर मोल होती है। क्यों होती है, कल की क्लास मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह से CO2 जो होता है इसका कितना, 44, आंसर आएगा ग्राम पर मोल, निकालना वैसे ही है। ठीक है ना, इसी तरह से जैसे ये है C6H12O6 ग्लूकोज, तो 180 ग्राम पर मोल। इसकी ऐसा यूनिट चेंज हो जाती है, क्या, ग्राम पर मोल हो जाती है इसकी। फॉर्मूला मास, इतना सब सीखने के बाद एकदम से आता है ये फॉर्मूला मास। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप एक बार ध्यान से देखो, आपको पता लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो इसमें प्रॉब्लम दे है, और किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे फॉर्मूला मास में। अब अपनी एनसीईआरटी निकालो, और एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है ये देखो, आपकी एनसीईआरटी का ये टॉपिक चल रहा है अभी 1.7.4। 1.7.4 देखो अपनी एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ पर ये जो आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, फिगर 1.10। ठीक है, ये फॉर्मूला मास। यहाँ पे फॉर्मूला मास में जो पूरा का पूरा जो ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि बताओ कितने Na हैं और कितने Cl हैं, आप नहीं बता पाओगे। अब देखना एक बार ध्यान से और चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना अपने दिमाग में अच्छी तरह से कि क्या डिफरेंस है। ये देखो, जैसे मान लो एक सॉल्ट का एक छोटा सा टुकड़ा ये है, और इसके अंदर छोटे छोटे NaCl 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 बहुत सारे होते हैं। मान लो 100 Na पॉजिटिव हैं और 100 Cl नेगेटिव हैं। अब ये छोटे से टुकड़े की जगह थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले लो NaCl का, और इसके अंदर भी NaCl। अब मान लो इसमें 1000 Na पॉजिटिव हैं और 1000 Cl नेगेटिव हैं। अब मैं तुमसे कहूँ कि NaCl का मास बताओ, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ तो 100 है, 100 का निकाल लें, 1000 का निकाल लें। इसीलिए आप कहोगे नहीं भाई देखो फॉर्मूला डिज़ाइन कर दो, चाहे 100 हो, 1000 हो, 50 हो, कुछ भी हो, करना हमें NaCl का ही निकालना होता है। Na का कितना आ गया,
23, इसका आ गया 58 55, क्लोरीन का है, सॉरी ये 23 है और क्लोरीन का है 35.5, ऐड करेंगे तो 58.5। ये आ गया आपका फॉर्मूला मास किसका, NaCl का। ठीक है, तो यहाँ नंबर प्रॉपर नहीं है, नंबर क्लियर नहीं है कि 100 है, 1000 है, इस तरीके से आपको वो दिखा देंगे आपको, और इसी से काम चलाना होगा। इस तरीके से वो आपको दे देंगे और इसी से ही आपको बताना होगा कि कितने हैं इसमें सारे गड़े हुए हैं। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते। बाकी मॉलिक्यूल में जैसे मान लो CH4 है, CH4 में कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिक्स होते हैं, एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे, ये फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं होते, इसीलिए इनके लिए नया नाम बोलना पड़ा हमें। क्या नाम था उसका, फॉर्मूला मास। इसका फॉर्मूला मास नाम बोलना पड़ा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला मास मोस्टली आयनिक कंपाउंड में होता है, जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। इन केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला मास को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे आपका ये फॉर्मूला मास भी हो गया क्लियर। मान लो NaCl है, NaCl में इसका हो गया 23 प्लस में ये हो गया 35.5, आंसर आ गया 58.5। ठीक है, यूनिफाइड 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 यूनिफाइड, बस इसके लिए ग्राम पर मोल ये डिफरेंस था। बाकी सभी के लिए यूनिफाइड और इसके लिए ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास, मोलर में ही पता लग रहा है, यहाँ ऐसे यूनिट इस्तेमाल होगी ग्राम पर मोल। बाकी हर केस में यूनिफाइड, यहाँ भी यूनिफाइड और यहाँ भी यूनिफाइड। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास और एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास ये था। अब बेसिकली एटॉमिक मास होता क्या है, इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास असल में होता क्या है, तो बेसिकली आज की जो क्लास हमारी थी, इसमें हमने जो डिस्कस किया है वो आपका जो टॉपिक है मैं बोल देता हूँ। ये टॉपिक है 1.7। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, और इसी में हमने एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया। और कल की क्लास में हम एटॉमिक मास की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत ख़ास डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट, इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। और एटॉमिक मास यूनिट का ही दूसरा नाम क्या है, AMU हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय U विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। ये भी आज हमने डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में एटॉमिक मास और मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। और आज जो हमने सीखा है वो मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी सीख लिया, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला मास के बारे में भी सीख लिया हमने, ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो कल का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो मोल कंसेप्ट होगा, और मोल कंसेप्ट पे ही न्यूमेरिकल डिपेंड होंगे। ठीक है, इस पूरी केमिस्ट्री का एक टॉपिक भी आपका नहीं रहेगा, हम साथ साथ अंडरलाइन करते रहेंगे। तो इस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना, हम शुरू से लेके एंड तक हर टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से शुरू किया था हमने एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास और मोलर मास और मोल कंसेप्ट। इसके बाद हम जब रीड करना शुरू करेंगे तो केमिस्ट्री आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको का आंसर क्या आया। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर एक्यूरेट निकाल पाते हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस मोल कॉन्सेप्ट को करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। फर्स्ट क्लास आपकी ख़त्म होती है, एंड टेक केयर। थैंक यू।